नमस्कार। चलिए कुछ अर्थव्यवस्था के टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। ग्लोबल MIP 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है 66वीं रैंक है भारत की। अगला देखते हैं फोर्स मेज्योर। फोर्स मेज्योर शब्द का प्रयोग किस टर्म्स में किया जाता है? तो ये किया जाता है पार्टियों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अर्थात हिंदी में उसे अगर कहें तो जो अनुबंध होता है, तो पार्टियों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या अनुबंध होता है उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं फोर्स मेज्योर। अगला देखिए राजकोषीय समेकन क्या होता है। राजकोषीय समेकन के विषय में अगर हम बात करें तो राजकोषीय समेकन होता है जो ऋण होते हैं, यानी कि जो डेब्ट्स होते हैं, एवं जो राजकोषीय घाटा होता है। ऋण यानी कि जो हमारे डेब्ट्स हैं और जो राजकोषीय घाटा है उन्हें पाटने के लिए सरकार जिस नीति पर काम करती है उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय समेकन। अर्थात जो भी ऋण है या राजकोषीय घाटा है उन्हें पाटने का काम, उन्हें खत्म करने या उन्हें लगातार घटाने के लिए सरकार जिन नीतियों पर कार्य करती है उन नीतियों को क्या कहते हैं? राजकोषीय समेकन कहते हैं। अगला देखिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये कार्यक्रम जो है शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। और किसके सहयोग से शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यूनिसेफ के सहयोग से। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो कि यूनिसेफ की मदद से, यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। डेट्राइट ऑफ इंडिया। डेट्राइट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डेट्राइट ऑफ इंडिया कहते हैं चेन्नई को। चेन्नई को डेट्राइट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के उद्योगों का विकास हुआ है। इस कारण से चेन्नई को डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजना। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर कार्य हुआ? तो ये हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब शुरू हुई थी ये?
1951 में 1951 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसमें हमारा जो मुख्य लक्ष्य था वो था प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना में कार्य हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 में। ये कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजना का अगर संबंध है तो वह है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। अगला देखते हैं विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम। ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2003 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो ये हुआ पंचम या पांचवी या फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हमारा एक इस पे विशिष्ट ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था तो इसमें देख लेते हैं। एक तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ पे फोकस दिया गया। एक एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया था इस पे। और एक फोकस किया गया था जस्टिस पे, न्याय पे। इन तीन चीज़ों पे फोकस किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी पांचवी पंचवर्षीय योजना का ही एक भाग है। अच्छा, आगे देख लेते हैं आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु क्या है? तो आरोग्य सेतु एक भारत सरकार की ऐप है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? कब शुरू हुई थी ये? तो ये हुई थी 2 अप्रैल 2020 में। जब कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में फैल गया था तब भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च की, आरोग्य सेतु ऐप। इस आरोग्य सेतु ऐप का काम सभी को पता है। ये क्या करती थी? ये मॉनिटर करती थी, अब भी करती है, जो आपके संपर्क में लोग हैं उनके हेल्थ मेन जो है फोकस था इसमें कोविड-19। उसके संपर्क से क्या करती थी? ये ट्रेस करती है। यानी कि कोविड-19 के अगर संपर्क में कोई आया है तो उसे ये मॉनिटर करेगी। उसमें आपने देखा भी होगा जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपकी लोकेशन, लाइव लोकेशन के लिए परमिशन मांगता है कि आपकी लोकेशन आप इनेबल कीजिए। तो आपकी लोकेशन के अंडर में अंडर 500 मीटर, 1 किलोमीटर इस तरह से दिखाता है कि कितने कोविड-19 संक्रमित हैं और क्या आपका जो है एरिया में कोई आपके संक्रमित तो नहीं है। तो ये सब जो है मॉनिटर आरोग्य सेतु ऐप करती है। कब इसका उद्घाटन हुआ? 2 अप्रैल 2020 को। किस चीज़ के लिए? कोविड-19 संक्रमण की मॉनिटरिंग के लिए इस ऐप का लॉन्च हुआ है। अगला देखिए, ई-ताल। व्हाट इज ई-ताल? ई-ताल हम यहाँ लिख देते हैं।
ई ताल, ई ताल। ई ताल क्या है? तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, टी से ट्रांजैक्शन, ए से एग्रीगेशन एंड सेकेंड ए है एनालिसिस, एल से लेयर। तो देखिए ई ताल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर। क्या वर्क करती है ये? तो ये ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। ई गवर्नेंस में ये ई ताल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देती है, बढ़ावा या प्रोत्साहित करती है। यदि आप देखेंगे तो आज के समय में जितने भी बजट हैं, सरकार के बजट हैं या जो योजनाएं हैं जो डायरेक्ट जो है बेनिफिशरीज़ को दी जा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा की बात करें, तो उसमें जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे बच्चों को एमडीएम का भोजन दिया जाना या विभिन्न योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जाना, तो सब किसके माध्यम से हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। डायरेक्ट अभिभावकों के खातों में पैसे जाते हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो डायरेक्ट जो है आज के समय में लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। और ई गवर्नेंस में अर्थात गवर्नमेंट कार्यालयों में, गवर्नमेंट प्रेमिसेस में जो भी कार्य आजकल हो रहे हैं उसमें जो प्रमोट किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को किया जा रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये ई ताल के अंतर्गत आता है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना की। ये कहाँ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अभी हमने लिखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया गया था? मेनली प्राइमरी सेक्टर। ठीक, अब हम इसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो 3 तरह के सेक्टर होते हैं, 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड टर्सरी सेक्टर। हिंदी में अगर कहें हम इसे तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ये होता है तृतीय क्षेत्र। क्या होते हैं ये? पहला देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र।
इसका एक ट्रिक है, अगर उसे आप याद कर लें तो कभी भी इन सेक्टरों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए तो आज उस गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। तो पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है? इसमें लागत न्यूनतम होती है, ठीक। दूसरा क्या होता है? श्रम अधिक होता है, यानी कि कोई भी चीज़ की जो लागत है, जिस चीज़ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करके, वो क्या होगी? वो कम होगी, बहुत कम होगी, न्यूनतम होगी। लेकिन इसमें परिश्रम अधिक होगा, लेबर अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कृषि का कार्य, सिंचाई, मजदूरी इत्यादि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। इसमें क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें लागत या इन्वेस्टमेंट, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, इन्वेस्टमेंट अधिक होता है, किंतु श्रम जो है इसमें वो होता है कम, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जस्ट अपोजिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, या कह सकते हैं निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें अगर लेबर काम कर रही है तो वो किस क्षेत्र के उसमें आ जाएगी? मजदूर वर्ग में, वो आ जाएगी प्राथमिक क्षेत्र में। बट जो प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का काम करते हैं, या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ठेके लेते हैं सड़क बनवाने के, बिल्डिंग बनवाने के, पार्क बनाने के, तो ये सब किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। थर्ड देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र, या इसे और क्या कह सकते हैं? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, सिक्योरिटी एटसेट्रा, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, वो सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी? वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने याद कर लिया तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और
आपको लगे कि इस तरह के और भी मुझे वीडियो बनाने चाहिए तो कृपया कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।